हाँ तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपन ने भ्रूण कोश का विकास पढ़ लिया था कि भ्रूण कोश किस प्रकार से बनता है। ये अपन ने पादपों में निषेचन पश्च घटनाएं पढ़ रहे हैं। निषेचन के बाद कौन कौन सी घटनाएं होती हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। अपन ने द्विनिषेचन पढ़ लिया, त्रिसंधियन पढ़ लिया, भ्रूण कोश का निर्माण पढ़ लिया। अब देखो भ्रूण का विकास किस प्रकार से होता है। भ्रूण का विकास, ठीक है। तो एक बात मैं बताऊं कि वो अपनी 3 अंड समुच्चय की कोशिकाएं थी जो बीजांड द्वार की ओर थी। उस बीजांड द्वार की ओर अंड समुच्चय में मध्य जो कोशिका थी उसको अपन ने अंड कोशिका कहा था। अंड कोशिका नर युग्मक से संलयित हो गई थी और निषेचन हो गया था। निषेचन होने के बाद नर और मादा युग्मकों का जब संलयन होता है तो आपको पता है युग्मनज जाइगोट का विकास होता है और उस जाइगोट से युग्मनज से परिपक्व भ्रूण बनने की क्रिया, युग्मनज से भ्रूण के विकास की क्रिया है, उसको भ्रूणोद्भव कहा जाता है, एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूणोद्भव कहा जाता है। इसी को अपन कहते हैं भ्रूण का विकास। कि पादपों में भ्रूण का विकास किस प्रकार से होता है, मतलब एम्ब्रियोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है वो पादपों में किस प्रकार से संपन्न होती है, उसकी अपन बातें करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं बताऊं कि ये युग्मनज बना है। क्या बना है? युग्मनज है। इसको थोड़ा देखो और बड़ा कर लेते हैं अपन कि ये अब युग्मनज बन गया है। ठीक है, किसमें बना है ये बीजांड के अंदर बना है। इसके अंदर युग्मनज की जो कोशिका है उसके अंदर विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है और युग्मनज 2 कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है। एक कोशिका बीजांड द्वार की ओर और एक कोशिका नीभाग की ओर। इसको अपन ने नीभाग कहा था और ये बीजांड द्वार है। एक कोशिका नीभाग की ओर और एक कोशिका बीजांड द्वार की ओर होती है। जब युग्मनज में विभाजन होता है तो अपन क्या लिखेंगे कि सर युग्मनज में विभाजन होकर 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिनमें एक कोशिका बीजांड द्वार की ओर विन्यासित हो जाती है, जिसे आधारी कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधारी कोशिका या बेसल सेल। आधारी कोशिका या बेसल सेल कहते हैं। और एक कोशिका नीभाग की ओर विन्यासित होती है, जिसे अग्रस्त कोशिका, अग्रस्त कोशिका या एपिकल सेल कहा जाता है। ठीक है बेटा जी, याद रखना। चलो अब देखो और बात करते हैं अपन कि आधारी कोशिका है, इसमें समसूत्री विभाजन और होता है। क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन होकर आधारी कोशिका 6 से 10 कोशिकीय बन जाती है। कितनी कोशिकीय बन जाती है? 6 से 10 कोशिकीय बन जाती है। 6 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। ठीक है, 6 से 10 कोशिकीय जब ये बनती है तो इस संपूर्ण संरचना को, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है बेटा? सस्पेंसर कहा जाता है।
सस्पेंसर। ठीक है, क्या कहा जाता है? सस्पेंसर या निलंबक कहा जाता है। ठीक है, इस निलंबक में सबसे नीचे नीचे की जो कोशिका है, ये जो कोशिका है इसको स्फीतिका क्या कहा जाता है? स्फीतिका कोशिका या हाइपोफाइसिस। याद रखना, निलंबक की या सस्पेंसर की सबसे नीचे नीचे की जो कोशिका है उसको क्या कहा जाता है? स्फीतिका या हाइपोफाइसिस कहा जाता है। और इस कोशिका के द्वारा बेटा जी मूल गोप का निर्माण होता है। पादप जब अंकुरित होगा, बीज जब अंकुरित होगा, उस समय मूल गोप का निर्माण, मूल का सबसे नीचे नीचे का भाग मूल गोप है, इसका निर्माण जो होता है वो स्फीतिका या हाइपोफाइसिस कोशिका के द्वारा होता है। ठीक है, इस निलंबक की, सस्पेंसर की जो सबसे ऊपरी ऊपर की जो कोशिका है, ऊपरी ऊपर की जो कोशिका है, इसको क्या कहा जाता है? बता बेटा, मैं तू बता, क्या कहा जाता है? सबसे नीचे नीचे की कोशिका हाइपोफाइसिस कहलाती है, स्फीतिका कहलाती है। और सबसे ऊपरी ऊपर की जो कोशिका है उसके द्वारा किसका विकास होता है? शुष्कांग। शुष्कांग का विकास होता है। किसका विकास होता है? शुष्कांग का विकास होता है। ठीक है, याद रखा कर। चलो अब देखो, अपन बात करते हैं दूसरी कोशिका की जो ऊपर की साइड में है, अग्रस्त कोशिका है। अग्रस्त कोशिका में विभाजन होता है। क्या होता है? विभाजन होता है। और अग्रस्त कोशिका में विभाजन होकर 1 से 2 बनती हैं, 2 से 4 बनती हैं, 4 से 8 कोशिकाओं का निर्माण होता है। चलो, 4 से 8 कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, कितनी कोशिकाओं का निर्माण हुआ? 8 कोशिकाओं का निर्माण। चलो, इन 8 कोशिकाओं के अंदर जो नीचे की साइड की जो कोशिकाएं हैं 4, इन चारों, पूरे को तो इसको अष्टांग कहते हैं, है ना? इस अष्टांग की नीचे वाली जो कोशिकाएं हैं, इन नीचे वाली कोशिकाओं को बेटा जी, ये देखो हाइपोफाइसिस नीचे की ओर है, तो ये भी नीचे की ओर है, तो इनको हाइपोबेसल सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपोबेसल सेल कहा जाता है। ठीक है, और हाइपोबेसल सेल के द्वारा, याद रखना, मूलांकुर का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, मूलांकुर का निर्माण किसके द्वारा होता है? हाइपोबेसल सेलों के द्वारा होता है। और ऊपर वाली जो 4 कोशिकाएं है ना, इनको बेटा जी एपीबेसल सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपीबेसल सेल कहा जाता है। और याद रखना, एपीबेसल सेल के द्वारा बीज पत्र का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बीज पत्र का निर्माण होता है। समझिए, एपीबेसल के द्वारा बीज पत्र का निर्माण होता है, हाइपोबेसल के द्वारा मूलांकुर का निर्माण होता है। आधारी कोशिका है, इसमें सबसे नीचे नीचे की जो कोशिका है इसको हाइपोफाइसिस कहा जाता है, स्फीतिका कहा जाता है। इसके द्वारा मूल कोश का निर्माण होता है। और सस्पेंसर की सबसे ऊपरी ऊपर की कोशिका है, इसके द्वारा किसका विकास होता है? शुष्कांगों का विकास होता है। ठीक है, अब ये इतनी काम तो हो गए हैं, इनका विकास होने, ये जो गुण का विकास था वो चालू हो गया है। और अभी ये जो एपीबेसल कोशिकाएं है ना, ये कितनी है? देखो, 4 एपीबेसल कोशिकाएं हैं, इनके द्वारा बीजपत्र बनने हैं। और अपने, अब मैं कहता हूं कि द्विबीजपत्री पादप है, द्विबीजपत्री पादप है, उसमें बीजपत्र का विकास कैसे होता है? तो इसी प्रकार से होता है। और ये जो 4 कोशिकाएं है ना, एपीबेसल कोशिकाएं, ये ऐसे फिर पूरे में वृद्धि करती हैं, पूरे बीजपत्र में फैल जाती हैं, ये पूरे के पूरे भाग में फैल जाती हैं, इस प्रकार से वृद्धि करती हुई। और संपूर्ण जो बीज पत्र है, बीज है, वो ऐसे 2 भागों में बट जाता है। ठीक है, तो इस पादप के अंदर कितने बीज, इस बीज के अंदर कितने बीज पत्र हो गए? 2 हो गए। किसके द्वारा बने? एपीबेसल कोशिकाओं के द्वारा। एपीबेसल कोशिकाएं कितनी थी? 4 थी, उनमें विभाजन हुआ है और ये 2 बीज पत्रों का निर्माण
हो गया। तो द्विबीजपत्री पादपों में बीजपत्र का निर्माण है इसी प्रकार से होता है। एक बीजपत्री पादपों में बीजपत्र का विकास कैसे होता है? ये घटना पूरी सेम की सेम है, ऐसा ही होता है। सब में ये कोशिकाएं बनती हैं, एपीबेसल कोशिका बनती है, हाइपोबेसल सेल बनती है, हाइपोफाइसिस कोशिकाएं बनती है, आधारी उनमें भी है, अग्रस्त उनमें भी है, सारे काम सेम के सेम है। और क्या है एक बात कि जब एपीबेसल कोशिकाओं में ये विभाजन होकर और ये दो बीजपत्रों का निर्माण करती हैं, उसमें ये सीधी की सीधी ऐसे वृद्धि करती है और बीजपत्रों में विभाजित नहीं होती है। एक बीजपत्री पादप है ना, क्या है? एक बीजपत्री पादप। एक बीजपत्री पादपों में जब बीज बनता है तो मात्र एक ही बीजपत्र रहता है, और द्विबीजपत्री पादपों में बीज बनता है तो कितने बीजपत्र हो जाते हैं? दो हो जाते हैं। बीजपत्र बोले तो देखो आप पहचान जाओगे, ऐसे बीज जिनको दो समान भागों में बांटा जा सके, वो द्विबीजपत्री है। जैसे दालें, चने को देखो दो समान भागों में आसानी से बांट सकते हैं, वो उसके बीजपत्र है। समझ गए ना? तो और एक बीजपत्री जैसे बाजरा, बाजरे को थोड़ी बांट सकते हैं अपन दो भागों में, तो वो एक बीजपत्री है। चना है, बादाम है, मूंगफली है, ये सारे द्विबीजपत्री है। तो द्विबीजपत्री पादपों में तो बीजपत्र कितने बनते हैं? दो बनते हैं। और एक बीजपत्री पादपों में कितने बनते हैं? एक बनता है। इस प्रकार से पादपों में भ्रूण का विकास होता है और द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पादपों में बीज का निर्माण, बीज पत्र का निर्माण होता है। ठीक है। इसके बाद एक और बात, अच्छा एक बात याद रखना, एक बीजपत्री पादपों का जो बीजपत्र होता है ना, बीजपत्र इसका, एक बीजपत्री का, उसको स्कूटेलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कूटेलम कहा जाता है। एक बीजपत्री पादपों के बीजपत्र को क्या कहा जाता है? स्कूटेलम कहा जाता है। ठीक है। अब देखो दूसरी बात है कि बीज का निर्माण किस प्रकार से होता है। ये तो बीजपत्र बने हैं, है ना? बीज का निर्माण किस प्रकार से होता है? बीज का निर्माण, बीज का निर्माण, भ्रूण का विकास हो गया है, एम्ब्रियोजेनेसिस की घटना संपन्न हो गई है। अब ये देखना, अपने ये ऐसे अंडा से बनाया था, बीजांड बनाया था, ये इसके स्तर बनाए थे अपन ने, बाह्य अध्यावरण बनाए थे, आंतरिक अध्यावरण बनाए थे, बीच में अपन ने वो सारी कोशिकाएं बनाई थी। इनको एक बार छोड़े, बीज का जब निर्माण होता है तो मैं बताऊं आपको, ये बाह्य अध्यावरण है। क्या है? बाह्य अध्यावरण मतलब बाहरी आवरण है बीजांड का। ये बीजांड द्वार है, या इसको अपन लिख सकते हैं ये वाला भाग है, ये बीज व्रंत है या बीजांड, ये पूरा भाग बीजांड द्वार है। ठीक है। बाह्य अध्यावरण, जब बीज का निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है तो बाह्य अध्यावरण और बीजांड द्वार दोनों मिलकर एक कठोर कवच रूपी संरचना का निर्माण करते हैं। मैं बोलूं तो बाहरी छिलके का निर्माण करते हैं। बीज का जो बाह्य छिलका होता है ना, उसका निर्माण करते हैं। उसको कहा जाता है बेटा जी टेस्टा। क्या कहा जाता है? टेस्टा। तो बोले तो टेस्टा का निर्माण किसके द्वारा होता है? बाह्य अध्यावरण और बीजांड द्वार, बीजांड द्वार। ठीक है। चलो, आंतरिक अध्यावरण है, ये है आंतरिक अध्यावरण है, उसके द्वारा भी एक आवरण का निर्माण होता है, छिलके का निर्माण होता है, जिसे कहा जाता है टेगमैन। आंतरिक अध्यावरण, तो आंतरिक अध्यावरण के द्वारा किसका निर्माण होता है? टेगमैन का निर्माण होता है।
और बाह्य अध्यावरण के द्वारा किसका निर्माण होता है? टेस्टा का निर्माण होता है। ठीक है। एक और बीज के चारों ओर पतला आवरण पाया जाता है, पतली पारदर्शी झिल्ली संरचना पाई जाती, पारदर्शी झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है, उसे कहा जाता है परिभ्रूण कोश। क्या कहा जाता है? परिभ्रूण कोश कहा जाता है। ठीक है। देखो अब मैं समझाऊं। बादाम खाया अपन, बादाम का सबसे भारी भारी जो छिलका होता है, सबसे बाह्य जो छिलका है वो कठोर है। मूंगफली को छीलते हैं अपन तो मूंगफली की तरह का ही है, उस भारी भाग को तो कहा जाता है टेस्टा। फिर बादाम को अपन देखो भिगोने के बाद छीलते हैं, उस छिलके को कहा जाता है टेगमैन। और फिर और देखना आप, उसके अंदर एक पतला पारदर्शी आवरण और रहता है, उसको भी उतारने की कोशिश करना। कल बादाम भिगो लेना और सुबह उठ के खाना और खाओ तो तीनों स्तरों को देखना। ऊपरी ऊपर वाला टेस्टा है, टेस्टा तो नहीं रहता है क्योंकि अपनी तो बादाम है वो पहले से फोड़े हुए लाते है ना, तो उनका टेस्टा तो पहले से उतारा रहता है। मूंगफली का छिलका वो टेस्टा है। टेगमैन उतार लेना बादाम का, उसके नीचे एक और संरचना मिलेगी आपको पतली सी सफेद, उसको कहा जाता है परिभ्रूण कोश कहा जाता है। ठीक है। और ये तीनों स्तर बन जाते हैं और मध्य के अंदर तो क्या रहता है, अभी बताया अपन, क्या रहता है? बीज पत्र रहता है। तो दो बीज पत्र बन गए या एक बीज पत्र बन गया और बाहर से क्या बन गया? टेस्टा बन गया, टेगमैन बन गया, परिभ्रूण कोश बन गया और बीज का निर्माण संपन्न हो गया। ठीक है। अब जब बीज का निर्माण होता है ना, तो बीज के निर्माण के समय भ्रूण कोश का उपयोग किया जाता है। बीज जब बनता है तो बीज बनने की प्रक्रिया के अंदर भ्रूण कोश का उपयोग करता है। समझ रहे हो ना? बीज जब बनता है तो किसका उपयोग करता है? भ्रूण कोश का, क्योंकि इसमें पोषक पदार्थ है। तो बीज जब बनेगा तो भ्रूण कोश का उपयोग करेगा। कुछ ऐसे बीज हैं जिनमें जब बीज का विकास होता है तो संपूर्ण भ्रूण कोश का उपयोग कर लिया जाता है। संपूर्ण भ्रूण कोश का उपयोग बीज निर्माण में कर लिया जाता है। ऐसे बीजों को गैर एल्बुमिनस बीज कहा जाता है। समझ गए ना? गैर एल्बुमिनस बीज मतलब इनमें भ्रूण कोश है वो नहीं पाया जाता है। भ्रूण कोश नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि बीज बना था उसने ही कर लिया सारे भ्रूण कोश का उपयोग। तो ऐसे बीज जिनमें बीज निर्माण के समय संपूर्ण भ्रूण कोश का उपयोग कर लिया जाता है, गैर एल्बुमिनस बीज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गैर एल्बुमिनस बीज कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल याद रखना, मटर और मूंगफली। मटर और मूंगफली। ठीक है। ऐसे बीज जिनमें बीज निर्माण के समय संपूर्ण बीज पत्र का उपयोग, संपूर्ण भ्रूण कोश का उपयोग नहीं किया जाता है, क्या कहलाते हैं? एल्बुमिनस बीज कहलाते हैं। एल्बुमिनस बीज कहलाते हैं। तो इनमें भ्रूण कोश अभी बचा हुआ है तो ये भ्रूण कोश सहित होते हैं। भ्रूण कोश सहित होते हैं। इनमें भ्रूण कोश पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि इनमें भ्रूण कोश का उपयोग पूरे के पूरे का नहीं किया जाता, कुछ शेष रह जाता है। बीज निर्माण में संपूर्ण भ्रूण कोश का उपयोग ये नहीं करते हैं। जैसे अपना गेहूं है, मक्का है, बाजरा है, इनमें भ्रूण कोश पाया जाता है। पोषक पदार्थ है उसमें, तभी अपन खाने के काम में लेते हैं, क्योंकि भ्रूण कोश में तो पोषक पदार्थ थे और इसने पूरे का उपयोग किया नहीं है, तो इसमें है बीज में एक भी भ्रूण कोश। समझ रहे हैं ना? तो अपन इनको क्या करते हैं? खाते हैं। ठीक है। तो बीज भ्रूण कोश
के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, गैर एल्बुमिनस बीज और एल्बुमिनस बीज। जिनमें भ्रूण पोष नहीं पाया जाता है, संपूर्ण उपयोग बीज निर्माण में कर लिया जाता है, वो तो क्या है, गैर एल्बुमिनस बीज। और ये क्या है, एल्बुमिनस बीज, तो इनमें पाया जाता है। ठीक है, इन बातों को आप याद रखोगे। चलो, एक और परीक्षा में बात आती है, ये तो हो गया। एक लीची पादप है ना, लीची पादप, इसके अंदर जो खाने योग्य भाग है, खाने योग्य जो भाग है, इसको बेटा जी याद रखना, एरिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एरिल। लीची पादप, नोट कर लो इस बात को, लीची पादप में खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है, एरिल कहा जाता है। लीची में खाने योग्य भाग को एरिल कहा जाता है, याद रखना। चलो, एक बात और बताऊं मैं आपको कि यूफोर्बिएसी कुल के पादप है ना, यूफोर्बिएसी कुल के पादप है। यूफोर्बिएसी कुल के पादपों में बीजांड द्वार वाले स्थान पर एक पलग नुमा संरचना पाई जाती है। बीजांड द्वार वाले स्थान पर एक पलग नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे केरेंकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केरेंकल कहा जाता है, जैसे अरंडी में पाई जाती है। यूफोर्बिएसी कुल के पादपों में बीजांड द्वार वाले स्थान पर एक पलग नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे केरेंकल कहा जाता है, याद रखना। और एक बीजपत्री पादपों के अंदर ये जो बीजांड द्वार वाला भाग है, यहां एक संरचना पाई जाती है, किसमें, एक बीजपत्री में। एक बीजपत्री पादपों में बीजांड द्वार वाले स्थान पर एक संरचना पाई जाती है, जिसे ओपरकुलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओपरकुलम। यूफोर्बिएसी माने या द्विबीजपत्री मान लेना। द्विबीजपत्री में तो क्या केरेंकल है, और एक बीजपत्री में वो पलगनुमा संरचना क्या है, ओपरकुलम है। देखो मैं बताऊं आपको कौन सी ओपरकुलम है और कौन सी केरेंकल है। बादाम को खाते या मूंगफली को खाते हैं, मूंगफली को जैसे ही अपन खाते हैं, दोनों भागों को तोड़ते हैं, वो दोनों भाग टूटने के बाद ऊपर एक महीन सा दाना और निकलता है, अलग हो जाता है। बादाम अपन खाते हैं, ये देखो मैं बादाम बना रहा हूं, ये बादाम, ये इसके दो भाग कर दिए। यहाँ ये जो भाग है ना, यहाँ से एक पतला सा भाग अलग रहता है, उसको क्या कहा जाता है, द्विबीजपत्री में केरेंकल, और एक बीजपत्री में क्या कहा जाता है, ओपरकुलम कहा जाता है। ठीक है बेटा जी, आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे अपन। बाकी और इसके एक आधा टॉपिक और बचा है इस पाठ के, उनके बारे में बेटा चर्चा अपन कल करते हैं। धन्यवाद।